हेलो बच्चों, मेरा नाम आशीष टिकरिया है और आप सभी का मैं उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, थंबनेल में आपने समझ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको केमिस्ट्री में व्याख्याता बनना है तो मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप 11th और 12th का एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का थ्योरी और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कर लीजिए। और यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और व्याख्याता बनना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और उड़ान आईएएस एकेडमी से जुड़ें। तो स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट डिले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सम केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं केमिस्ट्री में बहुत बेसिक कुछ बात डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। बेसिक बात में क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं अभी एटम के बारे में डिस्कस करता हूं। बहुत सिंपल है, कुछ हम लोग करना नहीं है, केवल देखते चलिए आप क्या है, और मॉलिक्यूल, ठीक है। आप सबसे पहले एक काम करें, केमिस्ट्री में यदि आपको कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले आप आवर्त सारणी के एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। याद करने की कोशिश ना करें, ठीक है। मैं ऐसा कोई टीचर बोलता नहीं है, मैं बोल रहा हूं याद कोशिश करने की कोशिश ना करें, उसको यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, बच्चे उसको याद करते हैं याद करते हैं याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ना, हमको याद नहीं करना है, यूज करना है और यूज कर करके याद करना है। तो सबसे पहले आप देखो एटम क्या होता है। तो एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल कण, एक फंडामेंटल कण का मीनिंग क्या है थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले आप खुद सोचो कि आपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन देख रखा है H, आपने आवर्त सारणी में सोडियम देख रखा है Na, आवर्त सारणी में आपने O देख रखा है, ठीक है। तो ये सब सिंबल है, ठीक है, एटम के सिंबल है। चलिए ठीक है, और भी मेरे पास में C है, N है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो, हम जो सांस ले रहे हैं वो O नहीं है, वो है O2, ठीक है, सबको पता होगा O2 N2, ठीक है, O2 N2, C और O मिलके CO2, H और O मिलके H2O। तो स्टूडेंट्स, ये सब मॉलिक्यूल है, जितना भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स है, ऊपर जो लिखा है वो एटम है। बस इतना हमने अभी जाना, ठीक है। चलो अब अगली बात समझते हैं। जैसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जैसे ही मैं कभी O2 कहता हूं तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए O2 का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे ही मैं H कहता हूं तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए H का एक एटम। अब ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम, इसका मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। आप खुद सोचो, ये सपोज मेरे पास में एक मार्कर है। अब ये मार्कर छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। अब प्रत्येक कण को मैंने क्या बोल दिया है स्टूडेंट्स, अणु, मॉलिक्यूल्स। अब इसका भी कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, हमको पीएचडी नहीं करना है, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे को उससे मतलब नहीं, हो सकता है कुछ ना कुछ फॉर्मूला, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं सबका अपना एक केमिकल फॉर्मूला है, सब एक अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमको उतना ही स्टडी करना है फिलहाल जितना मेरे को अभी व्याख्याता के एग्जाम के लिए जरूरत है। तो चलो हम लोग अभी देख लिया कि ये है O2 का एक अणु, ये है H का एक एटम, ठीक है। तो ऊपर में एक एक एटम, नीचे एक एक अणु। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी इसमें मैं अगली बात जो बोलना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है बहुत से बच्चों को पता भी होगा लेकिन आप केवल सुनते चलो, ठीक है। CO2 जैसा मैंने लिख दिया। अब ये CO2 जैसे ही मैं बोला कि ये एक अणु है, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। टोटल कितने परमाणु हो गए स्टूडेंट्स, 3 दिख रहा है ना, CO2 3 परमाणु। अब खुद सोचो, एक अणु में 3 परमाणु, मैं मान लो आपको कभी पूछता हूं 10 CO2 के मॉलिक्यूल हैं, तो आप बोलोगे सर 10 CO2 के मॉलिक्यूल में, अणु में 10 कार्बन के एटम होंगे, 10 ऑक्सीजन के एटम होंगे और ये भी 10 ऑक्सीजन के एटम होंगे। मतलब टोटल कितने टोटल कितने एटम होंगे स्टूडेंट्स, 30 एटम्स हो जाएंगे, है ना।
मैं क्या बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा रिमाइंड करें अपने दिमाग को और सोचें। 10 मॉलिक्यूल CO2 में टोटल 30 एटम हो जाएंगे। तो इस टाइप के इन्फिनिटी क्वेश्चंस होते हैं, अनंत क्वेश्चन बनेंगे। चलो आप देखते चलो, वीडियो में बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, जैसे मेरे पास में H2O है, H2O, जैसे ही मैंने H2O बोला आपके दिमाग में आ गया सर ने तो एक अणु कहा है। ठीक है, मैंने एक अणु कहा है। मैं कल को इसको बोलता हूं कि मेरे पास में H2O के 100 मॉलिक्यूल है, 100 अणु है। अब तुरंत दिमाग में आ गया आपके, क्या दिमाग में आया कि आपके पास में H2O का यदि 100 अणु है तो टोटल 300 एटम हो जाएंगे, है ना। ठीक है, टोटल 300 एटम हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक, मैं यदि ये भी पूछ सकता हूं, आप क्वेश्चंस की वैरायटी को थोड़ा नोटिस करेंगे, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि 100 अणु जल, ये वाटर है, जल, 100 अणु जल में कितने केवल ऑक्सीजन के एटम है? तो आप बोलोगे सर एक अणु में एक ऑक्सीजन एटम, तो 100 में कितने होंगे? तो 100 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि डाल्टन ने परमाणु की संरचना, मतलब परमाणु के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहा था। उसमें एक ही स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एटम होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब मैं मीनिंग बता देता हूं, बड़ा आसान है। देखो आप खुद सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है ना, दोनों में ऑक्सीजन का परमाणु है। क्या CO2 का ऑक्सीजन का परमाणु और H2O का ऑक्सीजन का परमाणु, क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक है। आप खुद सोचो। अच्छा, ये भी बोल सकते हो ऑक्सीजन गैस जिसको हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें भी ऑक्सीजन का परमाणु है? क्या वही तो ऑक्सीजन का परमाणु है? तो ये ऑक्सीजन भी वही है जो ये है। मतलब कुल मिला के, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, या C12H22O11 लिख देता हूँ, C12H22O11। अभी इसी हमको आज के इसी चैप्टर में या इसी वीडियो में हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का नहीं है, सुक्रोज का है। सुक्रोज C12H22O11। वैसे ग्लूकोज का भी पता होना चाहिए, C6H12O6। कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे हम चीजों को समझने लगेंगे। बस आप इस वीडियोस को और इन लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है, चलो अब ये मैंने ग्लूकोज का सुक्रोज का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूला में जो कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो दोनों सेम एटम है। अब एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर और ये सब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आई होप आपको फंडामेंटल पार्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसको भी हम लोग को एग्जाम्पल से ही समझना है, क्योंकि ये इतनी बेसिक बातें हैं कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब सुनो, मैं मान लेता हूं कि बोलता हूं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है, ये कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा आवर्त सारणी से। ठीक है, अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सर आप बोलोगे सर ऑक्सीजन आवर्त सारणी में 8वें नंबर पे रखा है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। अरे ऐसा बोलते हो तो गलत है। एक्चुअली में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसका अर्थ ये है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु के अंदर 8 प्रोटॉन है, एक्चुअली में प्रोटॉन है, और इसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये मत बोलना सर 8वें नंबर पे रखा है इसलिए 8, ना, क्या है, समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 प्रोटॉन है। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलो आप बोलो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि सोडियम का यदि मैं एक एटम लेता हूं तो उसमें मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे स्टूडेंट्स? 11 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने प्रोटॉन मिलेंगे? 11। कितने प्रोटॉन मिलेंगे स्टूडेंट्स? 11 प्रोटॉन मिलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो ये है प्रोटॉनों की संख्या
किसकी? प्रोटॉन की संख्या है किसमें? 1 एटम में। ये नोटिस करेंगे 1 एटम में, ठीक है। एग्जैक्टली मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है? हाँ सेम होता है, लेकिन परमाणु कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। चलो, अब मैंने परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया है। आप इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझो तो ठीक है। स्टूडेंट्स, शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुनते हैं। ये मैंने लिखा सोडियम, ठीक है, और ये लिखा मैंने सोडियम का आयन। शायद पता होगा Na+ सोडियम आयन कहलाता है, ठीक है, Na+। अब Na और Na+ में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Na और Na+ का मतलब ये है कि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, मतलब निकाल के फेंक दिया बाहर। चलो ठीक है थोड़ा। तो यहां पर अब आप देखिएगा कि इसमें प्रोटॉन कितना है, तो बोलोगे सर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है। हाँ ठीक है, 11 प्रोटॉन है, ठीक, 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे नहीं, प्रोटॉन को ही देखते हैं ना। Na में कितना प्रोटॉन है? 11। Na+ में कितना प्रोटॉन है, तो आप बोलोगे सर Na+ में भी तो 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है, क्योंकि मैंने प्रोटॉन की संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स, तो बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने माइनस कर दिया है। तो क्या प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज होती है? नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर को परिभाषित करने के लिए हम सही मायने में किसको फोकस करेंगे, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन की संख्या को फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, चलो अब फटाफट से अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और आप क्वेश्चन की वैरायटी को समझिएगा, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब मैं छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, फिर लास्ट में तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही, ठीक है ना। H2O का मैंने क्या ले लिया है? एक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने H2O बोला, एक मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। अब H2O का एक मॉलिक्यूल में आपने बोल दिया कि यहां पर टोटल 3 एटम है, H है और O है ना, टोटल 3 एटम है। अब आप खुद बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कहां से पता चला? आवर्त सारणी से पता चला। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन के लिए मैंने 1 लिख दिया, इसके लिए भी 1 लिख दिया, इसके लिए मैंने 8 लिख दिया। इसका मीनिंग क्या है समझो, कि जल का मैं यदि एक अणु लेता हूं तो मेरे को इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब जल के एक अणु में मेरे को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए स्टूडेंट्स? 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए। या कितने प्रोटॉन मिल गए स्टूडेंट्स? तो 10 प्रोटॉन मिल गए। तो बहुत क्लियर हो गया है ना। मैं आज H2O बोला हूं, कल को CO2 बोलूंगा, कल को NH3 बोलूंगा, कल को NaOH बोलूंगा, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल बोलूंगा। आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली, आपने प्रोटॉनों की संख्या निकाल ली। और इंपॉर्टेंट बात सुनो, आप क्वेश्चन की वैरायटी पे फोकस करें। बार बार मैं इसी बात को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अनंत क्वेश्चन बनते हैं। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 में 20, 3 में 30, है ना, 100 में मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ते जाएगी। चलिए, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। मेरे हाथ में 5 उंगली है, तो 5 उंगली मैंने काउंट किया। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को काउंट किया जा सकता है, इसीलिए ये एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर बोलने का थोड़ा अर्थ भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तो सिंपल बात है। बोलोगे सर इतना सिंपल बात क्यों बता रहे हो? तो सिंपल बात इसलिए बेटा कि ये मैं जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8.1 बोलूंगा क्या? नहीं, है ना। तो ये दशमलव वाला वैल्यू नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलने का मतलब ये है कि ये दशमलव वाला अंक नहीं है। इसका
महत्व आपको थोड़ी देर बाद और समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। मेरे पास में अगला टॉपिक है एटॉमिक मास, परमाणु भार, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये भार टाइप का कुछ होगा, जैसे ये मार्कर है मेरे में पास में, इसको तराजू में आपने तौल दिया तो कुछ ना कुछ भार आएगा, है ना। क्या इसी प्रकार का भार, परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, है ना, कि आपने एक परमाणु को पकड़ लिया, उसने तराजू में तौल दिया, उसका कुछ भार आया, तो वो नहीं होता है परमाणु भार, ठीक है। तो परमाणु भार क्या होता है? ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। रिलेटिव वैल्यू का मीनिंग मैं अभी थोड़ी देर बाद बोलता हूं, ठीक है। रिलेटिव वैल्यू होती है, बट उसके पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो परमाणु भार होता है उसका इकाई होता है AMU। इसको एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल नेम है। आप इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा ही लिखा रहता है AMU, या समटाइम्स उसको U भी लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक्चुअली में या सही मायने में आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे ना तो एटॉमिक मास यूनिट भी कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक रिलेटिव वैल्यू है। अब रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? रिलेटिव रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदारी वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रिश्तेदारी वाली बात नहीं है, थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है और ये मेरे पास में बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, ठीक। मान लेते हैं कि इसका जो भार है वो है सपोज 2 ग्राम, ठीक, और इसका जो भार है वो सपोज कर लेते हैं 10 ग्राम। आप थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इस पत्थर के टुकड़े का भार इसके भार का 5 गुना है। अब ये 5 गुना कहां से आया? तो आप बोलोगे सर 10/2, 10/2 5, या मैं ऐसा बोलूंगा कि ये पत्थर का भार इस पत्थर के भार से 5 गुना है, 5 गुना ज्यादा है। तो ये जो 5 है इसका कोई इकाई है क्या? कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। क्या? अरे 5 गुना, ये दोनों के भार को रिलेट कर दिया 5 गुना। वैसे ही परमाणु भार क्या है स्टूडेंट्स? ये एक रिलेटिव वैल्यू है, 2 परमाणुओं के भार को रिलेट करने वाला अंक है, ठीक है। अच्छा, नोटिस करते रहेंगे सब बातों को, ठीक है। हमने ये 5 कैसे निकाला? तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया तो आ गया 10/2 बराबर 5। जरूरी है क्या कि इसका भार 10 ही ग्राम हो सकता है इसका भार 10.5 हो सकता है ना। अब आपसे पूछता हूं कि इन दोनों के भार में संबंध बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर 10.5/2 कर दो। मतलब अब जो अंक आने वाला है वो दशमलव वाला अंक आने वाला है। 10.5/2 करोगे तो ये दशमलव वाला अंक कुछ आएगा। क्लियर हो रही ना बात? ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो परमाणु भार होता है वो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऑलवेज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट्स, वैल्यू, ठीक है। ये ऑलवेज 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 एक दशमलव वाली वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक रिलेटिव वैल्यू है। और ये क्वेश्चन आपको मतलब हर किताबों में दिया रहता है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इस स्लाइड में देखिएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो दशमलव वाला अंक नहीं होता है, जबकि ये होता है दशमलव वाला अंक, ठीक है। ये दशमलव वाला अंक होता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वैल्यू का मतलब भी समझ में आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब भी समझ में आ गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? कहां से मिलेगा? आवर्त सारणी से मिलेगा, ठीक है। ये होता है 16, ठीक। अब आप फिर बोलोगे सर आपने तो एक पूर्णांक लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली में होता है 15.99, 15.99, ठीक है। हम अपनी सुविधा के लिए उसको 16 लिख देते हैं। तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, एक्चुअली 1 नहीं होता है, वो 1.008 होता है। हम लोग उसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, आया समझ में ना। तो ये हमेशा एक दशमलव वाली वैल्यू है। आप आवर्त सारणी में देखिएगा, हमेशा आपको दशमलव वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो, अब ये रिलेटिव वैल्यू है तो इसका मीनिंग क्या है?
किस किस के भार को रिलेट किया है, तो आप देखिएगा ऑक्सीजन के एक, इसको बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे ना, ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो भार है वो कार्बन के एक परमाणु के भार का को 12 से भाग देने पर जो भी आता है उसका 16 गुना है। इसका मतलब ये है, आया समझ में? आप अपने दिमाग को रिमाइंड करें, जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। क्या होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कार्बन के एक परमाणु के भार को 12 से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसका 16 गुना है। अब आप खुद सोचो, 16 का कोई इकाई है क्या? नहीं, लेकिन हमने यहां पर केमिस्ट्री में इसी 16 को क्या बोल दिया है? AMU। क्लियर हो गया? ठीक, मतलब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं। यदि मैं बोलता हूं कि 16 AMU ऑक्सीजन, इसका तुरंत मतलब आप निकालोगे ये एक ऑक्सीजन परमाणु है। एक ऑक्सीजन के लिए ये बात वैलिड है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। आगे के स्लाइड्स में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आप उसका आंसर तुरंत देंगे, ठीक है, या मुझे कमेंट करेंगे, राइट? ठीक है, चलो अब देखो, तो आई होप आपको ऑक्सीजन के परमाणु भार के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अणु भार। अब जिस तरीके से परमाणु भार था उसी प्रकार से हमारे पास में अणु भार है। तो इस टॉपिक में मेरे को डिस्कस करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना होगा कि परमाणु भार यदि पता है आपको, जो कि याद करना पड़ेगा, दुनिया का कोई आदमी आपको सिखा नहीं पाएगा, कोई टीचर नहीं सिखाएगा, आपको वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको परमाणु भार पता चल जाएगा, आपको अणु भार पता चल जाएगा, ठीक। अब आप देखो, मान लिया कि H2 है, ये अणु है, शुरू में ही बता दिया था, ठीक। H2 में H के 2 परमाणु है। अब H का परमाणु भार 1 है, इस H का परमाणु भार 1 है, आप इन दोनों को जोड़ दिए तो आपका ये हो गया H2 का अणु भार, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, आई होप आपको आता भी होगा। जैसे मैंने बोला CO2, तो ये CO2 में है COO, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 प्लस, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 44। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो ऑफ कोर्स इसका यूनिट होगा AMU। और ये बात समझ में? तो इस तरीके से आपको परमाणु भार की सहायता से अणु भार कैलकुलेट करना है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आपको जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हम आपको कुछ अणुओं के अणु भार याद करने के लिए डायरेक्ट बोलेंगे। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसका फॉर्मूला है। अब आप इसका अणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कार्बन का 12 होता है, 12 × 6, सुनते चलो मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 8, है ना। अब ये इंटू क्यों किया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप टोटल कित करेंगे तो ये आगा आपको 180 AMU। अब खुद सोचो, यदि मैं आपको बोलता हूं कि ग्लूकोज का अणु भार आप 180 डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली आप याद कर लेंगे तो आप ये कैलकुलेशन का समय बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे। अब जब आपका समय बचेगा तो डेफिनेटली आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। इसीलिए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपको अणु भार डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं सुक्रोज, अभी फॉर्मूला बताया था, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, तो सुक्रोज का अणु भार होता है 342। आप इसका कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको अणु भार भी समझ में आ गया है, ठीक है। और सब अणु भार का यूनिट जो है वो है AMU। चलिए अब हमारे पास में अगला टर्म है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार। अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल,
आपको पहले एग्जांपल बोलता हूं, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है स्टूडेंट? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का बोलो, ऑक्सीजन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर होता है 16, हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है 16। और यूनिट बोलोगे तो आप बोलोगे सर AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसका यूनिट है, इकाई है ना, आपको इंग्लिश में तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं बोलता हूं GAM ऑफ ऑक्सीजन, अरे कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, तो इसको बोलोगे 16 ग्राम है ना, सिंपल। तो अब थोड़ा सा महसूस होगा आपको, 16 AMU महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन 16 ग्राम महसूस होगा। तो तराजू में तोलोगे 16 ग्राम आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी को मैंने बोल दिया है, 16 को ही मैंने क्या बोल दिया है? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। क्या बोला कि किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना, ठीक है। किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु लो, कोई भी परमाणु लो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, ठीक है। आप यदि परमाणु भार बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये AMU है, लेकिन यदि आप इसी को ग्राम एटॉमिक मास में बोलना चाहो तो आप बोलोगे सर 35.5 ग्राम। क्लियर है? चलिए ठीक है, जो भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, संख्यात्मक मान वही रहेगा, बस आपका इकाई चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से नोटिस कर लिए रहना, ये कितने परमाणु के लिए वैलिड है? एक। ये कितने परमाणु के लिए वैलिड है? इसके लिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे, ठीक है। चलो, जैसे ही आपको ग्राम एटॉमिक मास पता चल गया, आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको जस्ट बताया था कि CO2 का भी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था, CO2 का अणुभार कितना था? 44। CO2 का अणुभार कितना था? 44। अब अणुभार बोल रहा हूं तो इसका यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? AMU, है ना। लेकिन यदि मैं आपको बोलता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताएंगे तो आप बोलोगे सर ये है 44 ग्राम। अरे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम अणु भार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, ठीक है, एवोग्रेडो नंबर। ये तो केमिस्ट्री का हार्ट है ना, सब बच्चे सुने भी होंगे। तो नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया वो सुनो। तो आपने सुन लिया मेरे से कि ग्राम परमाणु भार क्या होता है, या आपने सुन लिया मेरे से ग्राम अणु भार क्या होता है। तो ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एवोग्रेडो नंबर कहते हैं। तो आपको एक बार छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं बोलता हूं, तभी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। और बार बार आप एक ही एग्जाम्पल से चीजों को समझे। 16 ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसका था? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब इसी को मैं यदि 16 ग्राम बोल दूं तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन को तराजू में आप तौल लो, एकदम प्रैक्टिकली सोचो, तब मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, है ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन को तराजू में तौल दो और उसमें ऑक्सीजन के अणुओं, परमाणुओं की संख्या को गिनती करो, वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणा 10⁻23। अरे सिंपल सिंपल, देखो ध्यान से। मान लिया कि मैं 1 kg एप्पल बोलता हूं, है ना, तब थोड़ा फील होगा आपको एप्पल। अब 1 kg एप्पल आपने लिया, तराजू में तौल लिया 1 kg एप्पल। अब ये kg क्या है? भार। अब इस 1 kg एप्पल में कितने एप्पल हो गए? मान लेते हैं 5।
अब ये 5 क्या है? संख्या है ना, संख्या, नोटिस करेंगे संख्या। वैसे ही मैंने बोला कि मैं यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लेता हूं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 16 ग्राम में यदि ऑक्सीजन लेता हूं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के छोटे 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 परमाणु होंगे, उसकी संख्या करो गिनती में तो 6.022 10 पावर 23। ठीक ठीक, चलो सुनना, एक नॉर्मल सी बात मैं बोलता हूं, बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है। 1 केजी एप्पल में 5.5 एप्पल कभी दुकानदार आपको तौल के देगा क्या? आधा एप्पल काट के देगा क्या? एक जनरल बात है, क्या सुना आपने? जनरल बात कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स होते हैं, जो एप्पल्स की संख्या होगी वो पूर्णांक होती है, या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे, पूर्णांक, नोटिस करेंगे पूर्णांक, ठीक है। वैसे ही परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, तो डेफिनेटली ये भी कैसा अंक है स्टूडेंट्स? ये भी एक पूर्णांक है ना। आपको लगता जरूर है कि 6.022, लेकिन ये कैसा अंक है? एक पूर्णांक है। जैसे आप खुद सोचो, जैसे मैं बोलता हूं 1.1 गुणा 10 की घात 2, अरे इसको क्या बोलोगे? 1.1 गुणा 100, मतलब आप इसको क्या बोलोगे? 110, मतलब ये चीज और ये चीज दोनों सेम है ना, तो दशमलव लिख दिया, इसका मतलब वो दशमलव वाला अंक नहीं है। बहुत से बच्चे इसको बोलते रहते कि दशमलव वाला अंक है, नहीं ना, ये परमाणुओं की संख्या है। तो आई होप आपको एवोगैड्रो संख्या समझ में आ गई होगी। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? ठीक, 6.022 गुणा 10 की घात 23। जैसे आप सिंपल इसको भी ऐसा समझ लो कि जैसे एक दर्जन एप्पल है ना, या एक दर्जन बनाना, कितना? 12। वैसे ही एक एवोगैड्रो नंबर, ये 6.022 गुणा 10 की घात 23, जिस प्रकार से 12 एक पूर्णांक है, वैसे ही 6.022 गुणा 10 की घात 23 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो आप एक एक स्टेप्स तो पढ़ते आ रहे हो ना, कि ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक। अब इसी को हम लोग मोल से भी रिलेट करेंगे, तो चलो देखेंगे अभी मोल जब अगला समय आएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए, नाउ नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट आपको पढ़ना है पदार्थ की मात्रा को मापने का तरीका। चलिए अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से सुनते रहें। वैसे तो इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक ही था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बस जागते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मापने का तरीका क्या क्या है? मेरे पास 4 तरीका है। वैसे तो मैं ऐसे बहुत सारे तरीके बोल सकता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के हिसाब से बात करेंगे भैया, ठीक है। मेरे पास भार, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, अरे दुनिया का हर पदार्थ केमिकल पदार्थ है, क्या ये भी केमिकल है? हाँ, इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है, शुरू में ही बता दिया मैंने। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापना है आपको, ठीक है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक होता है मेरे पास में भार, ठीक, भार। अब भार से आप कैसे करेंगे? भार का मतलब क्या है? अरे सिंपल, भार का मीनिंग क्या है? मैं भार को समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस यूनिट लिख दे रहा हूं, आप केजी बोलोगे। जैसे आप बोलोगे मेरे पास में 1 केजी शुगर है ना, शक्कर, चीनी, ठीक, तो ये केजी क्या है? यूनिट है किसका? भार का, ठीक। जैसे आपने बोल दिया ग्राम, मेरे पास में 10 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है, या मिलीग्राम। टन, क्विंटल, अरे बहुत सारा यूनिट है, हमको ये 3 यूनिट से काम चल जाएगा केमिस्ट्री में, राइट, ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने का मतलब है नहीं। मास के बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अनदर वे टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। अब आयतन का यूनिट क्या है? तो आयतन का यूनिट होता है लीटर, सबको पता ही होगा, मिलीलीटर, है ना, लीटर, मिलीलीटर, या मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 यूनिट से आपका काम चल जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, हालांकि मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं बता रहा हूं, आई होप आपको पता भी होगा या होना चाहिए कि इनके यूनिट्स में रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे 1 लीटर में 1000 ml होता है, वैसे ही 1 लीटर का मीटर क्यूब से, इन सब में एक दूसरे में रिलेशन क्या है ये पता होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब
ये क्या है भाई? तो पदार्थ की मात्रा को मापने का एक अनदर तरीका है एटम या मॉलिक्यूल, अणुओं की या परमाणुओं की संख्या। अच्छा, अब सुनो इसको मतलब, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास में एक मार्कर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास में 4 बुक है, 6 कॉपी है? तो 5, 6, 7, 10, 20, 50 ये सब क्या है? संख्या, नंबर। अब केमिस्ट्री में इसी को मैंने बोल दिया कि अणुओं या परमाणुओं की संख्या, है ना। अब कैसे मैं बताऊंगा? सपोज आप सुनना ध्यान से, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। मैं बोलता हूं कि मेरे पास में 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन का परमाणु है। मैंने ऐसा बोल दिया, ऑक्सीजन का परमाणु है। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि सर के पास में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन ही किया था। ठीक, तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री में किसी पदार्थ की मात्रा को अणुओं या परमाणुओं की संख्या के टर्म्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब मोल क्या है भाई? तो मोल एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट्स? एक यूनिट है, अपने आप में ही एक यूनिट है। ठीक है, अपने आप में ही एक यूनिट है, पदार्थ की मात्रा को मापने का एक यूनिट है। चलो ठीक है, अब इसको एक सिंपल सा बातों से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फील हो, केमिस्ट्री में मजा आएगा पढ़ने में। एक बार आप ये चीजों को पकड़ लिए ना तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलिए, अब आप खुद सोचो कि यदि मैं बोलता हूं, या आप ऐसा समझना, कभी आप शॉप तो जाते ही हैं, आप शॉप जाकर बोलते हो कि सर हमको, या शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, बोलते हैं। ठीक है, क्या आप शॉप में जाकर कभी ये बोलने की कोशिश करोगे कि मुझे 1 मोल शुगर दे दो? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? बोलोगे सर ये केमिस्ट्री का यूनिट है। अरे केमिस्ट्री का है वो ठीक है, लेकिन 1 मोल शुगर डेफिनेटली बोला जा सकता है। आप यदि दुकानदार है और वो यदि सब चीज जानता है केमिस्ट्री, तो वो 1 मोल शुगर आपको तौल के दे देगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा महसूस करोगे आप कि 1 kg शुगर आप खरीदने का दुकान, क्या आप ट्रक लेकर जाओगे क्या? 1 मोल शुगर, 1 kg शुगर खरीदने के लिए ट्रक लेकर जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आप डेली लाइफ में देख रहे हो भैया 1 kg शुगर होता है इतना सा, इतना करीब होगा। अरे वो एक छोटे से हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों हाथ में आ जाएगा? क्योंकि आप जानते हो। अब वही मैं बोलता हूं कि यदि मैं 1 मोल शुगर बोलता हूं, तो क्या यह महसूस होता है कि आप ये 1 मोल शुगर कितना है? महसूस करो। तो चलो महसूस करवाते हैं। जब सुनो, यहां पे हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि मोल क्या होता है स्टूडेंट्स। चले देखते हैं, मोल क्या होता है स्टूडेंट्स। मोल होता है किसी पदार्थ का भार और अपॉन में उसी पदार्थ का अणुभार। मतलब आप एक चीज तो पूरे केमिस्ट्री में दिमाग में बैठा लें, क्या? यदि आपको किसी भी पदार्थ का भार पता है ग्राम में, तो मोल पता है, और मोल पता है तो भार पता है। तो N इज इक्वल टू W/M होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे? चलो देखें। मैं यदि बोलता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से, यदि मैं देखा तो यदि मैं 1 मोल ले लूं, N का मान 1 लेता हूं। वैसे मोल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स? N से प्रदर्शित करते हैं, यहां मैंने लिख रखा है। ठीक है, जैसे ही हमने कहा कि यहां पे सूत्र है, इस सूत्र में मैं N के जगह पे 1 रख दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पदार्थ का भार जो कि W है, वो पदार्थ के अणुभार के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कब वैलिड है? जब N का मान कितना है स्टूडेंट्स? 1 मोल है। ठीक है, चलो अब आप ये ध्यान से देखिएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत आसान है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास में 1 मोल, थोड़ी देर पहले ही बोला था, सपोज चलो ले लेता हूं ग्लूकोज, और दोनों बात लिख देता हूं। 1 मोल शुगर, ठीक है ना, 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल शुगर।
स्टूडेंट्स ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये थोड़ा कुछ चीजों का आपको कम से कम अणुभार याद होना चाहिए। तो 1 मोल ग्लूकोज बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास में 180 ग्राम ग्लूकोज है। अब 180 कहां से आया? तो ग्लूकोज का अणुभार है, ग्लूकोज का अणुभार है जिसको मैंने ग्राम में व्यक्त कर दिया, ग्राम अणुभार। ठीक है, सब चीज तो आप एक एक पूरे स्लाइड्स को आप एक दूसरे से रिलेट करो, सब चीज समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर, अब शुगर का परमाणु भार कितना होता है? होता है 342, थोड़ी देर पहले बताया था, तो 342 ग्राम। तो जैसे आप दुकान गए, आपको 1 मोल शुगर खरीदना है, तो वो दुकानदार यदि केमिस्ट्री जानता है तो वो 342 ग्राम शुगर आपको तौलकर दे देगा। ठीक है ना, है ना आसान? ठीक, चलो वेरी गुड। चलिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। 52 AMU हीलियम में हीलियम परमाणुओं की संख्या होगी। टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आपको बताना है किसमें? 52 AMU में। इसके लिए आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा हिंट करता हूं। हीलियम, हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 4 AMU, है ना? चलो जल्दी से बनाओ क्वेश्चन। 4 AMU हीलियम का परमाणु भार होता है। ठीक है, ठीक। यदि 4 AMU हीलियम का परमाणु भार है तो आप तुरंत बताओगे कि सर हीलियम का 4 AMU हीलियम के कितने एटम के लिए वैलिड है? 1 एटम के लिए वैलिड है। मैं बार बार इस चीज को आपको बोल रहा हूं। ठीक है, हीलियम का 4 AMU में एक एटम, तो 52 AMU में कितने एटम? तो आप बोलोगे सेंस, क्या बोलोगे? सेंस 4 AMU, सेंस तो पता हो ना, चूंकि 4 AMU बराबर एक हीलियम एटम, हीलियम का एक परमाणु, इसीलिए 52 AMU में कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन मार्क। क्या बोलोगे? 52 अपॉन में 4, ये कितना आता है? 13। ठीक है, तो 13 ऑप्शंस ए बी सी डी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा करेक्शन देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, मजा आ गया पढ़ने में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। 126 AMU HNO3 है, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 126 AMU HNO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताना है। आपको ऑक्सीजन पे ही फोकस करना है, पूरा HNO3 पे नहीं फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? HNO3 का आप मुझे अणुभार बताएं। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। H का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो ये होता है 63। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 63 बोला तो ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 63 AMU, और बार बार आपको बोल रहे हैं 63 AMU में कितना HNO3 का एक अणु? बोलो बात क्लियर है? एक अणु। अब खुद सोचो, जैसे ही मैंने ऐसा लिखा है ना, एक अणु, एक अणु में कितने ऑक्सीजन एटम? तो आप बोलोगे सर 3 ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल क्लियर हो गई बात, है ना? 3 ऑक्सीजन एटम, एक में 3। 63 AMU में 3, ऐसा बोल सकते हैं, 63 AMU में 3। ठीक, तो 63 AMU में 3 ऑक्सीजन एटम। ठीक, 3 ऑक्सीजन एटम, तो 126 में कितने? चलो जल्दी से बोले तो ये आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मोलों की संख्या आपको बतानी है ना? मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखा हूं क्योंकि मेरा पर्पस है अभी आपको आपका फंडामेंटल क्लियर करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी दे रखा है।
ठीक। यूरिया आपको पता होना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। आपको क्या बताना है, मोलों की संख्या कैलकुलेट करना है। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा, कोई की पदार्थ की मात्रा को मापने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो मोल का सूत्र मैंने क्या बताया, मोल बराबर, मोल को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, ये मैं पहला बता रहा हूं। मोल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मैं यहां पर लिख देता हूं, भार बटे में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अणुभार, ठीक है, भार बटे अणुभार। कितना भार दिया हुआ है, 120 भार दिया हुआ है। ये भार हमेशा आपको ग्राम में ही लेना है ना। तो 120 दिया हुआ है, तो भार ले लिया 120 ग्राम। अणुभार कितना, अणुभार, अब अणुभार को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अणुभार के लिए परमाणु भार चाहिए, परमाणु भार के लिए आवर्त सारणी चाहिए, आवर्त सारणी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उपयोग करो और याद करो, ठीक है। वैसे हम डायरेक्टली यहां पर लिख रहे हैं, यूरिया का परमाणु भार होता है 60, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2 करेंगे, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इस तरीके से आप सबको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 60। यूरिया का अणुभार 60 होता है। तो ये कितने मोल आ गए, 2। तो आपके पास में भार दिया हुआ था, भार पता है तो मोल पता है, मोल पता है तो भार पता है, ठीक है। चलिए अब 34.2 ग्राम आपके पास में सुक्रोस है। सुक्रोस का फॉर्मूला देखो, इसी वीडियो में आपको सब चीज याद भी हो जा रहा है। सुक्रोस का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। अब सुक्रोस का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सुक्रोस का आपको अणुभार पता है, ठीक है, सूत्र पता है, अणुभार पता है, तो सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। भार कितना है बेटा, ये हो गया भार। अणुभार कितना है, थोड़ी देर पहले बताया था, 342, ये हो गया सेकंड का आंसर, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, जो भी होगा 0.1 हो जाएगा, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहां पर कि निम्न का भार ज्ञात करना है। हमने बार बार बोल रहा हूं कि यदि आपको मोल पता है तो भार पता है, भार पता है तो मोल पता है। जैसे 2 मोल ग्लूकोज, है ना, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, ग्लूकोज का अणुभार कितना, 180। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अणुभार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये सूत्र हो गया। जहां पर भी जितना मोल दिया हुआ है वो रख लें, 2 मोल। भार कितना है नहीं मालूम, वही तो निकालना है। तो वेट मेरे को नहीं मालूम। अणुभार कितना है ग्लूकोज का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 180। तो 180 गुणा 2 कर लो, है ना। तो ये भार कौन सी इकाई में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। तो वेट बराबर कितना होगा, 2 गुणा 180, मतलब ये हो गया 360 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात आप सुनो, 5 मोल वाटर। वाटर का अणुभार कितना होता है स्टूडेंट्स, वाटर का होता है 18। अब इसी 18 को 18 ग्राम बोल दो, नहीं सॉरी 18 ग्राम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अणुभार होता है 18 ग्राम बोलना हो तो उसको GMM बोलेंगे, ठीक है। इस पे भी लगा लो, 5 बराबर भार कितना है, भार मुझे नहीं मालूम तो ये निकालना पड़ेगा आपको। अणुभार कितना है 18, तो भार कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ वाटर कितना आ गया, 5 × 18, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 90 ग्राम। मतलब कि सिंपल सा बात यदि मैं आपको बोलता हूं कि यदि मेरे पास में 5 मोल वाटर है, 5 मोल वाटर है तो उसका भार हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है ना। यदि मैं बोलता हूं कि मेरे पास में 2 मोल ग्लूकोज है तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि 360 ग्राम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने मोल बोल दिया मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ गया मास, या जैसे ही मैंने मास बोल दिया तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया मोल। मोल केमिस्ट्री में ही पढ़ने की जरूरत पड़ती है। वैसे एक सिंपल सा बात है कि किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मैं मोल से भी मेजर कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच।